वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब उन्हें सपा ने राज्यसभा भी भेजा है। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का भी खंडन किया। गुलाम नबी ने कहा कि उनके विरोधी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा मुंडेरवा थाना क्षेत्र के NH 28 खजोला में हुआ है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। सड़क हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है, जबकि पत्नी और ड्राइवर बुरी तरह घायल है, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मोतीलाल सिंह की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। किसी जानवर को बचाने के चक्कर में ये सड़क हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को कुरुक्षेत्र पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रभुपाद मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। वहीं सीएम ने गोड़िये मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के 105वें जन्मोत्सव और विश्व वैष्णव सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट गोड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के समापन में सीएम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता का कर्ण संदेश आज भी प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाली विरासत है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया। बता दें कि शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू को बीते दिनों भूमाफियाओं ने एक डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को रेणुका जी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मां रेणुका और भगवान परशुराम के मंदिर में शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक राजीव बिंदल समेत कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस से तंग आकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी वरिष्ठ नेता हताश और निराश हैं। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने उनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली से लौटने के बाद अनिल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें पूरी तरह से निराधार है। वहीं अनिल शर्मा ने बताया कि दिल्ली में उनकी कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और उन्होंने अपनी बात विस्तार से रख दी है। इस दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि उनके पास दोनों ही दलों से ऑफर है। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का शुक्रवार को हिसार में अंतिम संस्कार हुआ। ऋषिनगर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। सोनाली की बेटी यशोधरा ने नम आंखों से मां को मुखाग्नि दी। इससे पहले फार्म हाउस से सोनाली की अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट हिसार के लिए रवाना हुई। सोनाली की बेटी यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान सोनाली के अंतिम दर्शनों के लिए समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं सोनाली के अंतिम संस्कार में मंत्री कमल गुप्ता, बीजेपी के बड़े नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत कई लोग शामिल हुए।
सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। सोनाली के शरीर पर कई ब्लड कट मिले हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गोवा पुलिस ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है। बीजेपी के नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत हुई थी। सुधीर ने 23 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके मौत को लेकर जानकारी दी थी। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का शक जताया था। इस दौरान सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन की मौत को लेकर गोवा पुलिस को शिकायत दी। पीए सुधीर और सुखविंदर पर दुष्कर्म के साथ मर्डर करने का आरोप लगाया। इसके अलावा सोनाली का लैपटॉप और डीवीआर भी चोरी करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं सोनाली मर्डर केस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार जो चाहेगा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में डिमांड करेगा तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर कराएगी। सीएम ने कहा कि परिवार के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। इसके अलावा सोनाली मर्डर मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। मौत की सच्चाई के लिए उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि अगर परिवार चाहेगा तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सोनाली के परिवार को ये भरोसा दिला चुके हैं। अंबाला के बल्लाना गांव में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक ही घर में 6 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों में 2 मासूम भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। करनाल में अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही करने का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने के बाद अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया। महिला इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने की बजाय महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर किया। वहीं गर्भवती महिला के परिजनों का आरोप है कि 24 अगस्त की शाम को उनके बहू कुसुम का मिसकैरेज हो गया था। वो करनाल के सरकारी अस्पताल में अपनी बहू को लेकर पहुंचे, जहां से उसकी बहू को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां पर वो 3 दिन से धक्के खा रहे हैं। ऊना में डीसी कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बाइक चोरी के आरोप में दबोचे गए तीनों आरोपी जिला ऊना के ही रहने वाले हैं। पानीपत की नहर में करनाल जिले के बीजेपी नेता और व्यापारी संजय गांधी का शव मिला। बता दें कि 23 अगस्त को करनाल में यमुना नहर के पास संजय गांधी की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी, जिसके बाद संजय गांधी के नहर में डूबने की संभावनाएं जताई गई थी। वहीं प्रशासन, परिजनों और गोताखोर की ओर से कई दिनों से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि संजय गांधी की मौत कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऊना के बारसड़ा में एक व्यक्ति का शव रेलवे पुल के नीचे गड्ढे के पानी में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। व्यक्ति के सिर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान देवेंद्र निवासी होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सीआरपीएफ का जवान रह चुका है, जो कि अभी नौकरी छोड़कर ऊना में बतौर पेंटर का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अंबाला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके वालों की तरफ से ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतका के मायके वाले एम्बुलेंस में महिला का शव लेकर पुलिस थाने पहुंचे और ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ने कई जगहों पर छापेमारी की।
इस टीम ने खास तौर से जिन जगहों पर वाटर कैंपर का कारोबार किया जा रहा है उन जगहों को चेक किया। इस दौरान कई खामियां सामने आई है, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था और कॉमर्शियल कनेक्शन भी नहीं लगाया गया था। सिरसा के नागरिक अस्पताल से पुलिस कर्मचारी पर हमला कर फरार हुए 2 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत में इन दिनों कुल्हाड़ी गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। कुल्हाड़ी गैंग के बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सोनीपत पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 5 वारदातों के बाद भी कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। फरीदाबाद के ढाकोला गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा को तेज धार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि चाचा और भतीजे में लाखों रुपए के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई। बता दें कि चाचा की मौत के बाद ग्रामीण उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे कि तभी मृतक के ससुराल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के अस्पताल भेजा। फिलहाल हत्या के मामले में सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रादौर के गांव भागू माजरा में बिजली निगम की टीम और ग्रामीणों का विवाद हो गया। बता दें कि टीम गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई थी, जिसका ग्रामीणों ने ऐतराज जताया। पलवल लड़कों की तुलना में पहली बार लड़कियों की जन्म दर में चौथे पायदान पर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था, जिसका परिणाम प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,43,79,176 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 90,707 रह गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में बुधवार को कोरोना के 945 नए मामले आए हैं और 1,285 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि यहां कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है और 3 दिन में 22 मरीजों की मौत हुई है। 4300 के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की तादाद। इंद्री उपमंडल में लंपी बीमारी से ग्रसित अब 900 से ज्यादा पशु हो चुके हैं, जिसको लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से सजग है। पशुपालन विभाग ने इससे पहले 1800 के लगभग टीकाकरण किया है, जिसमें कई गौशाला और नंदीशाला मौजूद हैं। वहीं सभी गौशाला में इस समय फॉगिंग भी करवाई जा रही है ताकि ये वायरस और ज्यादा ना फैले। इस बारे में पशुपालन विभाग उपमंडल के अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वायरस की वजह से अब तक लगभग 900 पशु ग्रसित हैं। 1800 पशुओं का अब तक हमने टीकाकरण करा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई थी, जो कि विभाग की ओर से जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद जितने भी पशु और रह गए हैं उनका सभी का टीकाकरण करा दिया जाएगा। हरियाणा में अब छात्रों को नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी। 6ठी से 12वीं कक्षा तक छात्रों को नैतिक शिक्षा और गीता के अध्याय पढ़ाए जाएंगे। भिवानी शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई। बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से बताया गया कि जल्द ही नई किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। बता दें कि स्कूलों में छात्रों को पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड सदस्यों के मुताबिक बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में समझने का मौका मिलेगा। वहीं हिंदी या संस्कृत के अध्यापक बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाएंगे। नोएडा के 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिराया जाना है। नोएडा सेक्टर 93A में अवैध रूप से निर्मित इमारत पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता एक बटन दबाकर 9 सेकंड में 40 मंजिला ट्विन टावर्स को धूल में मिला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर्स को गिराने के लिए हरी झंडी दी है।
राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजू को गुरुवार सुबह होश आ गया। राजू श्रीवास्तव के पीआरओ और एडवाइजर अजीत सक्सेना ने कॉमेडियन की सेहत के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि राजू बीते 15 दिनों से एम्स में भर्ती है। डॉक्टर्स की टीम उनके हर पल की मॉनिटरिंग कर रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि राजू ठीक हो जाएंगे। वहीं राजू के एडवाइजर अजीत सक्सेना ने उनके होश में आने पर खुशी जाहिर की है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म हड्डी इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म के पोस्टर में नवाजुद्दीन फीमेल कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। उनके लुक्स को अर्चना पूरन सिंह से कंपेयर किया जा रहा है। पोस्टर में नवाजुद्दीन को पहचानना काफी मुश्किल है। वहीं फैंस को नवाजुद्दीन का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन की अपकमिंग तेलुगु फिल्म द घोस्ट का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। महेश बाबू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेलर की लिंक शेयर कर इसे लॉन्च किया। ट्रेलर की शुरुआत में नागार्जुन अपने पिता को वादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे। अनुपम खेर ने हाल ही में साउथ फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर रिएक्ट किया है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि साउथ वाले अपनी फिल्मों में कंटेंट पर फोकस करते हैं, तो वहीं बॉलीवुड फिल्मों में स्टार्स पर फोकस किया जाता है। इसलिए साउथ की फिल्में बॉलीवुड से बेहतर होती है। बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिट फिल्म भूल भुलैया 2 देने के बाद अब दोनों जल्द ही एक और नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी हो चुका है। तरण ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सत्य प्रेम की कथा की रिलीज डेट की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि डायरेक्टर समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बन रही सत्य प्रेम की कथा अगले साल 29 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं इस फिल्म के निर्माता फेमस फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला हैं। सत्य प्रेम की कथा एक लव स्टोरी फिल्म है जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी रोमांस करती नजर आएगी। भूल भुलैया 2 के हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद इन दिनों सुपरस्टार के बीच ऑन स्क्रीन जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। ऐसे में सत्य प्रेम की कथा में भी कियारा और कार्तिक फैंस के दिलों को जीतते नजर आएंगे।